अच्छा, अब हमने देखो लिटरल रूल देख लिया, गोल्डन रूल देख लिया, अब हम देखेंगे मिस्चीफ रूल। ठीक है, मिस्चीफ रूल को ना काफ़ी और नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि हेडॉल्स रूल। ये आपका 1584 का था, क्योंकि इसमें हेडॉल्स का जो जजमेंट आया था ना, उसमें ही ये मिस्चीफ रूल का यूज़ हुआ था सबसे पहले। इसको हम पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बेनिफिट के लिए होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना, कोर्ट ना किसी भी स्टैचूट को जब वो जो क्वेश्चन में होता है ना, बेसिकली जिसमें डिस्कशन हो रहा होता है, उसमें मिस्चीफ ढूंढता है। मतलब उसमें अगर मिस्चीफ आ रहा है, मतलब उसमें क्या है, त्रुटि है कोई। मिस्चीफ आपने 425 सेक्शन में पढ़ा होगा एपीसी के, बेसिकली कि कुछ भी मतलब जब गलत होता है बेसिकली, है ना, गलत करना किसी चीज़ के साथ में, मिस्चीफ करना। एक तरह से आप जो उठा लेना, किसी मिस एप्रोप्रिएशन करना या मिस्चीफ करना बोलते हैं ना। तो उसमें क्या है कि कोर्ट देखता है कि ये मिस्चीफ था ना, इसको हम इसके लिए क्या रेमेडी दे सकते हैं। अब कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेमेडी दे, है ना, और उस गलती को हटाए, उस रॉन्गफुलनेस को वहाँ से हटाए, और उस रेमेडी को ना एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करे, और रीज़न भी दे उस रेमेडी के लिए। तो ना ये इसमें 4 स्टेप्स होते हैं जो कोर्ट को, किसी भी जज को बेसिकली ध्यान में रखने होते हैं मिस्चीफ रूल को अप्लाई करते समय। पहले वो लिटरल रूल अप्लाई करेगा, है ना, बेसिकली गोल्डन रूल लिटरल की बात करता है, लेकिन मिस्चीफ क्या है, जब कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्रिएट हो रही हो, कुछ इशू आ रहा हो, मिस्चीफ आ रहा हो, तो यहाँ पे कोर्ट सबसे पहले देखता है कि भाई जब ये जो स्टैचूट है ना, ये नहीं था, तो इससे पहले उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या कॉमन लॉ था। मान लो हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट जब नहीं था उससे पहले भी तो शादियाँ हो रही थी, तो कुछ तो रहा होगा। तो यार वो भी रिचुअल्स फॉलो करते थे, उनके अपने कुछ रहे होंगे, जो भी उन्होंने कस्टम्स बना रखे होंगे, जैसे कि सप्तपदी है, 7 फेरे लेना बेसिकली, तो वो पहले से बना रहा है, उसको ही हमने अपने इसमें, वो मिस्चीफ नहीं था उसमें, वो प्रॉपर था। लेकिन सती प्रथा मिस्चीफ था, तो उसे हमने हटाया हिंदू मैरिज एक्ट से, हमने नहीं लिया उसको, तो मिस्चीफ को हटा दिया ना। तो मैं एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि पहले देखेंगे हम कि कॉमन लॉ क्या था जिसमें मिस्चीफ आ रहा था ना, मतलब कॉमन लॉ क्या था उस पर्टिकुलर एक्ट के आने से पहले, और फिर उसमें क्या मिस्चीफ था। दूसरा क्या देखेंगे, उसमें क्या त्रुटि थी जिसके लिए कॉमन लॉ रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तभी तो एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। अगर कॉमन लॉ ही सफिशिएंट था तो हम उसी को आगे खाली इनेक्ट कर देते, जो बातें थी उसको लिख देते। हमने क्यों अलग से बनाया, क्यों हमने नई नई चीज़ें लाए, नए नए प्रोविजन ऐड किए, इसीलिए क्योंकि जैसे कभी देखो मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ गया था बीच में, तो हमने बीएनएस में उसको ऐड कर दिया। हमने देखा कि पहला जो कॉमन लॉ आईपीसी चल रहा था उसमें उसमें मॉब लिंचिंग के बारे में कोई बात ही नहीं थी, कोई भी किसी को भी पीट के चला जा रहा था। हमने उसको माना कि ये त्रुटि है, मिसचीफ है, और देखा उसके लिए रेमेडी नहीं है आईपीसी में, तो हमने बीएनएस लाए, बीएनएस में हमने मॉब लिंचिंग को ऐड किया। समझे, कोरिलेट करके समझ लो। ठीक है, अब क्या है कि दूसरा स्टेप हो गया मिसचीफ, और उसके लिए कोई रेमेडी नहीं थी। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेप है कि पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया ना, तो बेसिकली उन्होंने क्या रेमेडी निकाली उस पर्टिकुलर मिसचीफ को क्योर करने के लिए, उसकी जो मिसचीफ डिजीज थी उसको क्योर करने के लिए। मिसचीफ यहाँ पे डिजीज है, उसको क्योर करने के लिए क्या रेमेडी निकाली। फाइनली लास्ट में हम देखते हैं कि वो जो रेमेडी थी ना, उसका रीज़न क्या था लाने का। 4 चीज़ें देखेंगे तब हम डिसीजन देंगे, और अपने कुछ उस पर्टिकुलर उसको अपने सेंस में यूज़ करेगा जज, कोर्ट बेसिकली, है ना, जज का जो इंटरप्रिटेशन, हाँ जज ही इंटरप्रेट करेगा ना, तो जज की उसको फिर अपने तरीके से इंटरप्रेट करेगा उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो इसमें आपको समझ में आया, तो इसका एक केस जो है वो देखते हैं। बेसिकली ये आपका है बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस कॉर्पोरेशन, बंगाल इम्यूनिटी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1995 का केस है ये। देखो इसमें ना क्वेश्चन में पता है क्या था, आर्टिकल 286 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बात करता है कि जो स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स को राइट नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स, बेसिकली अगर परचेज ऑफ गुड्स यानी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ठीक, एंड सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी कि एक्सपोर्ट, उनको राइट नहीं है कि वो इस पर कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क कर सके या टैक्स इम्पोज कर सके। ठीक है, तो बिहार जो स्टेट था उसने क्या करा था, ऐसा कुछ गड़बड़ कर दी थी, उसने इम्पोज कर दिया था। तो क्वेश्चन को लाया गया था, क्वेश्चन में क्या था कि यार ये जो 286 है ना आर्टिकल, क्या ये सही है, मतलब बेसिकली यहाँ क्या था हमने देखा, फिर हमने 4 स्टेप फॉलो करे। क्या कि सबसे पहले हमने देखा कि यार ये जो हमने 286 लाया है ना बेसिकली, कि स्टेट्स को अथॉरिटी नहीं है इम्प्लीमेंट करने की, इम्पोज करने की टैक्सेशन,
तो ये सही है ना, ये लाया गया है, ये रेमेडी के तौर पे लाया गया। तो इसका पहले देखा हमने कि कॉमन लॉ क्या था। यार कॉमन लॉ क्या था, जब हम आज़ाद नहीं थे ना, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिश सरकार के अंदर हम काम कर रहे थे सबके सब, हम उनके गुलाम थे, तो हमने क्या था, वहाँ पे प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस क्या करती थी, वो मनमाने ढंग से आर्बिट्रेरी तरीके से क्या करती थी, टैक्स इम्पोज करती थी। यानी देखो, सामान आया है ना, पोर्ट से सामान आया, उनको भी मिला, तो वो क्या करते थे, टैक्स पे टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी लाने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही यही था, कास्केडिंग इफेक्ट जो वेट के अंदर लग रहा था उसको हटाया जा सके। समझ रहे हो, एक स्टेट सामान खरीदता था, टैक्स लगाता था, दूसरी स्टेट पे जाते ही साथ उस पर और टैक्स लगता था, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। मैं आपको इससे कोरिलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको इस पे नहीं जाना है, आपको 286 के एम्बिट में समझना है। 286 में क्या है बेसिकली, कि स्टेट को नहीं है राइट टैक्स इम्पोज करने का, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे किसी भी सामान के या फिर है ना सर्विसेज के। तो पहले क्या था, प्रोविजंस क्या कर रहे थे, जो आपके जो प्रोविजंस थे ना, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी ना बेसिकली कि प्रोविंसेस में तो ये इशू था कि यार वो तो मनमाने ढंग से टैक्सेस लगा रहे थे, तो ये तो कर सकते थे क्योंकि उस टाइम तो कोई लॉ नहीं था। तो ये त्रुटि थी, एक मिसचीफ था उसमें। तो इसीलिए हमने ये देखा कि जो 286 है ना, वो एक बेटर रेमेडी है जो कि पार्लियामेंट ने लाई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो टेरिटोरियल नेक्सस वाला जो सिस्टम था, मतलब देखो टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है बेसिकली, कि ना वैसे तो अपनी टेरिटरी के बाहर आप नहीं बना सकते हो कुछ भी, कोई भी लॉ, लेकिन बेसिकली अगर आप बना देते हो लॉ, लेकिन वो उसका जो लॉ का ऑब्जेक्ट था ना, वो आपकी टेरिटरी में जो, मतलब बेसिकली टेरिटरी के लिए जो अलाउड था, उसके साथ अगर वो कंसिस्टेंट है, तो माना जाता है कि ठीक है, वो लॉ ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो मना ही था, तो वो अगर फिर भी बिहार स्टेट अगर बना देती है तो वो गलत है ना। इसीलिए तो पार्लियामेंट ने रेमेडी लाई है बेसिकली, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, 286 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, यही इसीलिए डाला क्योंकि प्रोविंसेस गलत कर रहे थे। तो हमने देखा कि भाई पहले मिस्चीफ था, उसको सुधारने के लिए क्या बना, एक एक्ट बना, क्योंकि कॉमन लॉ में कोई रेमेडी नहीं थी। अभी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 286 को डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ रेमेडी, एज अ क्योर टू दैट डिजीज, ठीक है। और अब देखा रीजन क्या था, क्योंकि प्रोविंसेस आर्बिट्रेरी ढंग से क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे टैक्सेस, इम्पोजिशन कर रहे थे टैक्सेस का। तो ठीक है ना, इसका मतलब 286 बिल्कुल एक वैलिड है, रेमिडियल है, तो यहाँ पे मिस्चीफ रूल फॉलो कर जाता है इस केस में, है ना। वो मल्टीपल टैक्सेशन को हटाने के लिए था बेसिकली, है ना। थैंक यू सो मच।